हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो ये है क्लास आपकी पावर सिस्टम 2 की क्लास, जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं अपनी कंप्लीट क्लास को, कंप्लीट सिलेबस को। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 4 की। तो ये है आपका लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लासेस को कवर कर लिया है। उन तीनों क्लासेस को आप लोग फॉलो कर लीजिए। इन तीनों क्लास की आपको प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कंप्लीट अपना पावर सिस्टम 2 का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जो कि आपका 6 सेमेस्टर बीटेक के लिए या कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, जैसे एई का हो गया, तो उसके लिए भी आपका ये बेनिफिट होगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो इससे पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था कि जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा, अगर उस ट्रांसफार्मर को पर यूनिट में अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हमने आपको क्या बताया है कि जो भी हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसका रिप्रेजेंटेशन सिंपली हम क्या करते हैं, इम्पीडेंस को सीरीज में लगा करके उसको सॉल्व करो। वन ट्रांसफार्मर है तो एक इम्पीडेंस को लगाकर इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो प्राइमरी साइड इम्पीडेंस होता है, सेकेंडरी साइड इम्पीडेंस इक्वल होता है। ऐसे मान लिया दो ट्रांसफार्मर है तो दो को हम क्या करेंगे, कंबाइंड बना लेंगे। तो ये हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। तो जो लोग क्लास नहीं देखे हैं पिछली क्लास को देख लीजिए, ठीक है, तभी आपको ये क्लास आगे समझ में आएगी और अच्छे से। अब बात करते हैं कि हमने आपको बताया कि पर यूनिट सिस्टम का अगर आप यूज करते हैं तो ट्रांसफार्मर का रिप्रेजेंटेशन हम सीरीज में एक इम्पीडेंस के फॉर्मेट में कर सकते हैं या इंडक्टेंस के फॉर्मेट में कर सकते हैं, और वो सिंपली हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और उसमें जो प्राइमरी साइड इम्पीडेंस होता है और सेकेंडरी साइड इम्पीडेंस जो होता है वो हमारा इक्वल आता है, ये हमने कल डिस्कस किया था। अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर से हम आपको समझाना चाहते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रांसफार्मर का मान लेते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में क्या जो हमारा पर यूनिट इम्पीडेंस आता है वो सेम आता है या नहीं आता है। तो वो हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज करिए ये एक हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। ये हमने क्या बना लिया, एक ट्रांसफार्मर, और सेकेंडरी साइड इसका इम्पीडेंस है जो हमने मान लिया ये हमारा लगा है, ठीक है। तो इसको चाहे आप ऐसे बना लो, इसको इम्पीडेंस को आप चाहे यहाँ पे लगा लीजिए। तो प्रॉपर तरीके से आपको ये क्लास समझ में आएगी अगर आपने सारी क्लासेस को फॉलो की हैं, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, एक ट्रांसफार्मर, और इसका डिग्री दिया है 0, ठीक है। यह इसका इम्पीडेंस हम मान लेते हैं, इसका इम्पीडेंस दिया 1+1J, और इसका इम्पीडेंस हमने मान लिया 4+4J, ठीक है। और इसका रेशियो जो दिया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1/2 का दिया गया है, 1:2। अब इस केस में आपको क्या ये देखेंगे कि जो हमारा, इसको हम चाहे मान लेते हैं Z1 और इसको आप एज्यूम कर लीजिए Z2। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि Z1 और Z1 पर यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और Z2 पर यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारी क्या है, ट्रांसफार्मर में सेम आनी चाहिए। क्या है, ये सेम होनी चाहिए, यही हमने प्रूव किया था कल। तो ये आप देखते हैं, यही चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि Z पर यूनिट अगर आपको निकालना है तो Z पर यूनिट निकालने के लिए सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, एक्चुअल Z1 होगा, और उसका Z1 का बेस निकालेंगे, तभी हमारा पर यूनिट निकलेगा। निकलेगा कि नहीं, क्योंकि हमने क्या बताया था, पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। ऐसे ही आप अगर Z2 पर यूनिट निकालेंगे तो सिंपली इसके लिए भी क्या हो जाएगा, Z2 एक्चुअल वैल्यू अपॉन
Z2 बेस वैल्यू। ठीक है, तो ये आप दोनों फॉर्मूले बनेंगे। अब सिंपली हमने क्या बताया, अब हमको क्या निकालना है, Z1 और Z2 तो वाल आपको दिया गया है एक्चुअल वैल्यू, लेकिन सिंपली हमको क्या निकालना है, Z1 बेस और Z2 बेस निकालना है। तो Z1 बेस और Z2 बेस के लिए हमने क्या बताया था फॉर्मूला, तो Z1 बेस के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, Z1 बेस के लिए ये हमारा क्या फॉर्मूला होता है, बेस वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन SB, यही होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये, और इधर साइड मान लेते हैं, तो ये हमारा Z2 भी ऐसे ही इसका निकालेंगे, तो ये सेकेंडरी साइड, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन SB, यही होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से सिंपली हमको क्या है, बेस वैल्यू और बेस वोल्टेज का वैल्यू सेलेक्ट करना होगा, है ना। तो इस केस में हम जानते हैं कि कोई भी वैल्यू आप बेस पावर सेलेक्ट कर सकते हो। प्राइमरी साइड हमने क्या बताया, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं पावर को, वो हमारी सिंपली क्या होती है, इक्वल होती है। ये चीज़ हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो सिंपली हमने क्या किया, कोई भी वैल्यू आप सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे 100 कर लीजिए, 200 कर लीजिए, 300, कोई भी वैल्यू अपने मन से भी सेलेक्ट कर सकते हो। हालांकि आपको जो प्राइमरी साइड वैल्यू मान ली हमने सेलेक्ट कर ली 100 VA, ठीक है, वोल्ट एम्पियर, और वही हमने पावर इधर सेलेक्ट कर लिया, ये क्या है हमारा HV, और इधर भी हमने क्या है HV सेलेक्ट कर लिया, वो कितना 100 VA, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, कोई वोल्टेज भी सेलेक्ट कर लिया, लेकिन वोल्टेज को जब हम सेलेक्ट करते हैं बेस वोल्टेज को, तो वो हमारा क्या है, रेशियो भी डिपेंड करता है उस पर, यानी कि रेशियो के बेसिस पे ही हम लोग उसको डिसाइड करते हैं। जैसे मान लिया प्राइमरी साइड हमने सेलेक्ट किया 10 वोल्ट, सपोज करो हमने क्या लिया 10 वोल्ट, हमने BV सेलेक्ट किया, बेस वोल्टेज 10 वोल्ट, तो यहाँ का जो वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रेशियो में कन्वर्ट होगा, तो इसके वोल्टेज क्या हो जाएगा सेकेंडरी साइड, तो वो हो जाएगा 20 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू, बेस पावर और बेस वोल्टेज को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सिंपली हमको दो वैल्यू हमने सेलेक्ट की, दो वैल्यू हमको निकालनी है, क्या निकालनी पड़ेगी, बेस इम्पीडेंस। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली बेस इम्पीडेंस अगर निकालेंगे, मान लिया हमने Z1 बेस निकाला, तो इसके लिए क्या सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, BB बेस स्क्वायर अपॉन SB, ये क्या हो जाएगा प्राइमरी साइड। तो प्राइमरी साइड में देखिए आपका जो बेस वोल्टेज हमने सेलेक्ट किया वो कितना है, 10 वोल्ट किया कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन जो बेस पावर है, वो बेस पावर हमने कितनी सेलेक्ट की 100, तो ये कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा 1 ओम। सिंपली तो हमने देखा कि Z1 बेस हमारा क्या निकल के आ गया 1 ओम, ठीक है, ये 1 ओम आ गया। ऐसे ही आप क्या करेंगे, Z2 बेस निकालेंगे, तो Z2 बेस भी क्या हो जाएगा, बेस वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन SB पावर, बेस पावर। तो बेस वोल्टेज देखिए सेकेंडरी साइड क्या है हमारा Z2 हमने इसको एज्यूम किया था, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बताइए, वोल्टेज हमने कितना सेलेक्ट किया 20 और पावर 100, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 20 अपॉन 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 ओम। तो यहाँ से सिंपली हमने क्या निकाल लिया, बेस की वैल्यू निकाल ली सेकेंडरी साइड, वो हमारी निकल के आई है 4 ओम। बताइए इतनी बात क्लियर है सब लोगों को। अब हमको क्या निकालना है, जेड पर यूनिट निकालना है, Z1 पर यूनिट, तो जेड पर यूनिट निकालेंगे, तो Z1 पर यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, तो Z1 की बेस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू हमारी क्या दी गई है, देखिए Z1 में जो हमारी एक्चुअल वैल्यू दी गई है वो क्या है 1 प्लस, बताइए 1 प्लस 1J, 1 प्लस 1J दी गई कि नहीं। तो यहाँ से आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 प्लस 1J अपॉन ये हमारा क्या है, Z1 बेस हमने कितना निकाला है, देखिए Z1 बस बेस हमारा क्या है 1 ओम, तो ये हम क्या कर देंगे अपॉन में 1 ओम कर देंगे, तो यहाँ से सिंपली क्या निकल के आएगा 1 प्लस और 1J, तो यहाँ से Z1 पर यूनिट क्या निकल के आ गया हमारा 1 प्लस 1J, बस ये सॉल्व हो गया। ऐसे ही अगर हम Z2 बेस पर यूनिट निकालें तो क्या होगा, Z एक्चुअल Z2 अपॉन Z2 बेस, तो Z2 हमारा क्या है, Z2 हमने कितना निकाला है, देखिए Z1 बेस हमारा कितना निकला है
ये क्या है 4 प्लस 4J, Z2 एक्चुअल 4J अपॉन Z2 बेस हमने कितना निकाला है 4, तो 4 यहाँ से देखिए हम 4 कॉमन लेकर के इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 1 प्लस 1J और अपॉन 4 इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली हमारा क्या आ गया Z2 पर यूनिट 1 प्लस 1J। आ गया कि नहीं? देखिए तो यहाँ से सिंपली हमने देखा कि Z1 पर यूनिट यानी कि और Z2 पर यूनिट, देखो दोनों वैल्यू हमारी क्या सेम आई है कि नहीं आई है? देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आई है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम ट्रांसफार्मर में देखें तो प्राइमरी साइड इम्पीडेंस और सेकेंडरी साइड इम्पीडेंस पर यूनिट के केस में हमारा इक्वल रहता है। तो ये चीज़ हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर ली। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमने 100 किया है, 100 की जगह पर 200 कर लो, 300 कर लो, कुछ भी आप मन से सेलेक्ट कर लेते हो। अगर आपको क्वेश्चन में दी गई है वैल्यू तो आप उसी हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कोई वैल्यू तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू उसके रेशियो की बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो इतनी आसान भाषा में हमने आपको इस चीज़ को समझा दिया और आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा आई होप। ठीक है, बताइए इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? तो ये फ़ायदा होता है हमारा, ये एडवांटेज होता है हमारा अगर ट्रांसफार्मर का हम लोग क्या करते हैं पर यूनिट में इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो उस केस में हमको प्राइमरी और सेकेंडरी वैल्यू को कोई भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही कारण है कि हमारा ये कैलकुलेशन हो जाता है वो हमारा ईजी हो जाता है, क्योंकि हमको कोई भी वैल्यू रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी पर यूनिट सिस्टम ट्रांसफार्मर के लिए। बताइए इतनी बात समझ में आई? इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन आपको सिंपली पूछ देगा, Z1 बेस पूछ लेगा, Z2 पर यूनिट पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। प्रोसीजर अगर आपको पता है तो आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हालांकि हम आपको सारे क्वेश्चन करा देंगे जितने भी टाइप के बनेंगे इसमें, वो ये कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये चैप्टर खत्म होगा इसके सारे न्यूमेरिकल हम आपको करा देंगे, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप इसको फॉलो करते रहिए प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए। बिल्कुल कायदे में बहुत अच्छे से आपको कवर करा देंगे ये सब्जेक्ट, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक, अब बात करते हैं कि जो पर यूनिट पर यूनिट सिस्टम जो होता है हमारा सिंगल फेज के लिए, तो हमने फॉर्मूले कल ड्राइव कर लिए थे। लेकिन अगर 3 फेज की बात करें तो 3 फेज के लिए क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या चेंजेस नहीं होंगे, तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे पर यूनिट सिस्टम फॉर बैलेंस 3 फेज सिस्टम, फॉर बैलेंस 3 फेज सिस्टम। सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है, बैलेंस 3 फेज सिस्टम। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे और यहाँ से हम लोग देखेंगे कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो सेलेक्टेड बेस होता है वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्टेड बेस हमारे कौन कौन से होते हैं, तो सेलेक्टेड बेस हम जानते हैं हमारे क्या कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारा क्या होगा, लाइन बेस हमने सेलेक्ट किया, वोल्टेज को सेलेक्ट करते हैं और पावर को सेलेक्ट करते हैं। तो हमने 3 फेज पावर को सेलेक्ट कर लिया और लाइन वोल्टेज को बेस में सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से अगर हम 3 फेज बेस पावर निकालें तो सिंपली आप क्या करोगे, बेस पावर √3 टाइम्स लाइन वोल्टेज बेस इंटू बेस लाइन करेंट। तो ये हमारा क्या है, एक रिलेशन ये आ जाएगा। अगर आप इसको फेज में लिखना चाहते हैं तो सिंपली 3 फेज हो जाएगा बेस के और फेज करंट हो जाएगी किसमें, बेस में। तो ये क्या, आप ये रिलेशन याद रखेंगे। अगर आपको फेज में लिखना है तो सिंपली फेज में आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लाइन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो √3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप। अब यहाँ से हम लोग कंक्लूजन ये निकालते हैं कि अगर हम फेज वैल्यू पर यूनिट में निकालते हैं और फेज वैल्यू पर यूनिट में निकालते हैं, चाहे वोल्टेज की निकालें चाहे करंट की निकालें, तो उस केस में हमारा क्या रिलेशन बन के आएगा वो चीज़ हम लोग देखते हैं। जैसे मान लिया यहाँ से ये हो गया, अब हम क्या है, पावर हो गया, यहाँ से बेस
इम्पीडेंस निकालना चाहें तो बेस इम्पीडेंस हमारा सिंपली क्या होगा, फेस वोल्टेज बेस मान लिया अपॉन क्या होगा, फेस करंट बेस, वोल्टेज अपॉन करंट क्या होगा, बेस इम्पीडेंस, और बेस में है तो बेस में सारी वैल्यू हो जाएंगी। तो यहाँ से अगर बेस की वैल्यू निकालोगे तो फेज में हम कैसे लाइन में फॉर्मेट में लिखेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं VL/√3, क्योंकि फेज वोल्टेज हमारा क्या होता है, लाइन वोल्टेज अपॉन √3 अपॉन फेज करंट में अगर देखेंगे तो ये पावर क्या हो, इसको हम पावर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। ये जो होता है, जो करंट है, करंट को अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। देखिए एस थ्री फेज बेस अपॉन √3 VL और बेस। इस रिलेशन से देखिए हमको क्या निकालना है, आई फेज, तो इस आई फेज से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली आप ये वैल्यू रख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या क्या वैल्यू कट होगी, उसको कैंसिल कर देते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है और कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जेड बेस इक्वल्स टू VL बेस स्क्वायर अपॉन एस थ्री फेज बेस। तो एक तो हमारा क्या है, ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ठीक है, एक ये याद रखेंगे और एक ये। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब देखो नेक्स्ट जो है हमारा, अगर हमको सपोज करिए पर यूनिट में फेज वोल्टेज को, अगर पर यूनिट में हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल वोल्टेज, तो एक्चुअल वोल्टेज हमारा फेज में अपॉन फेज वोल्टेज बेस में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पर यूनिट निकल जाएगा। और अगर हम इसको लाइन वोल्टेज के फॉर्मूले लिखें तो ये क्या होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज में फेज बेस वोल्टेज अपॉन √3। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल, सिंपली क्या बचेगा, VL अपॉन BL बेस, BL बेस। तो एक्चुअल अपॉन बेस ये आ गया, तो यहाँ से सिंपली हम लिख सकते हैं जो VL होगा वो क्या होगा, पर यूनिट में होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यानी कि फेज वोल्टेज जो है अगर पर यूनिट में देखें और फेज वोल्टेज को पर यूनिट में और लाइन वोल्टेज को पर यूनिट में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सेम वैल्यू आती है कि नहीं है। देखिए इससे हमने ड्राइव कर लिया है, तो यहाँ से जो फेज वोल्टेज होगा और लाइन वोल्टेज होगा अगर पर यूनिट के केस में देखेंगे तो वो दोनों इक्वल रहता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई, तो इसलिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, चाहे वोल्टेज फेज में लिखो चाहे लाइन में लिखो, पर यूनिट के केस में हमारा वोल्टेज इक्वल रहता है, ये चेंजेस नहीं होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमको याद रखना है वो क्या है, जैसे सपोज करो फेज करंट हमको निकालनी है पर यूनिट में, तो उसमें क्या है, फेज करंट हम एक्चुअल फेज करंट निकालेंगे अपॉन रेशियो क्या होगा, फेज करंट बेस एक्चुअल अपॉन बेस, तो क्या हो गया, पर यूनिट। और इसको अगर IL में निकालेंगे तो ये IL अपॉन IL बेस, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, अगर स्टार कनेक्टेड होगा। और जनरली हमारा जो पर फेज निकाला जाता है वो स्टार कनेक्टेड के लिए ही पॉसिबल होता है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, IL पर यूनिट। ठीक, तो यहाँ से हमारा भी रिलेशन एक और निकलेगा कि जो फेज करंट होती है वो पर यूनिट में हो तो हमारी चाहे लाइन पर यूनिट में हो, वो दोनों करंट हमारी क्या हो जाती है, इक्वल रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको कुछ नहीं देखना है, लाइन करंट हो चाहे लाइन करंट हो पर यूनिट में, चाहे फेज करंट हो पर यूनिट में, वो दोनों इक्वल निकलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब नेक्स्ट जो है, मान लेते हैं कि पावर जो है हमारी एक्टिव पावर है वो 3 फेज एक्टिव पावर है पर यूनिट में, तो पर यूनिट में क्या है, एक्चुअल पावर P3 फेज अपॉन P3 फेज बेस। सिंपली इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे रखिए, बेस में सेलेक्ट करना है ना हमको पावर, तो इसको ऐसे लिख, तो ये हो जाएगा हमारा S3 फेज बेस। सिंपली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 VL IL cos phi अपॉन B फेज बेस I फेज बेस। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा एक्चुअल अपॉन ये क्या है, एक्चुअल अपॉन बेस, तो ये सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, B पर यूनिट I पर यूनिट और cos phi। ठीक है, तो ये एक रिलेशन निकल के आ जाएगा। अब एक रिलेशन और हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज करिए
अगर हम लोग पर यूनिट वैल्यू ये 3 फेज में निकालिए, यही अगर हम सिंगल फेज में निकालें, मान लिया सिंगल फेज पर यूनिट में निकालते हैं, तो ये क्या होगा, सिंगल फेज पर यूनिट एक्चुअल अपॉन सिंगल फेज बेस, सिंगल फेज बेस, ठीक है, सिंगल फेज बेस, इसको सही से लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल फेज बेस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पर यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्चुअल अपॉन बेस पावर। तो इसको हम सिंपली क्या लिखते हैं, बी फेस आई फेस कॉस फाई अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, बी फेस बेस और आई फेस बेस। तो सिंपली एक्चुअल अपॉन बेस, ये क्या निकल के आ जाएगा, बी पर यूनिट, आई पर यूनिट और कॉस फाई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमने 3 फेज के लिए पर यूनिट निकाला है और सिंगल फेज के लिए पर यूनिट निकाला है, तो उस केस में दोनों के केस में हमारा क्या निकल के आ गया, सेम निकल के आ गया। बताइए इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है, कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि अगर आपकी पावर चाहे सिंगल फेज की हो चाहे 3 फेज की हो, उस केस में अगर आप पर यूनिट वैल्यू यूज करते हो तो दोनों वैल्यू हमारी क्या होती है, सेम रहती हैं। तो सिंपली इसी पॉइंट को आप लिख लेते हैं कि 3 फेज पर यूनिट पावर इक्वल टू होता है किसके, सिंगल फेज पर यूनिट पावर के, और वो कितना होता है, वोल्टेज पर यूनिट, करंट पर यूनिट और कॉस फाई, ठीक है। इसी तरीके से ये एक्टिव पावर हो गया। अगर रिएक्टिव पावर भी निकालेंगे तो सेम हमारी रिएक्टिव पावर हो जाएगी। मान लीजिए 3 फेज पर यूनिट रिएक्टिव पावर, सिंगल फेज पर यूनिट, सिंगल फेज पर यूनिट रिएक्टिव पावर इक्वल टू बी यू आई पी यू, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन फाई, ठीक है। और यहाँ एपरेंट पावर की बात करें तो एपरेंट पावर क्या हो गया, 3 फेज पर यूनिट इक्वल टू सिंगल फेज पर यूनिट इक्वल टू बी पी यू और आई पी यू, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे क्या है, 3 कंक्लूजन हैं। इन 3 कंक्लूजन से हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम पर यूनिट वैल्यू सिस्टम का यूज करते हैं, पर यूनिट सिस्टम का यूज करते हैं, तो हमको ना तो कोई हमको 3 फेज है सिंगल फेज है इसकी कोई टेंशन रहती है, कोई भी टेंशन नहीं रहती है। और ट्रांसफार्मर में अगर पर यूनिट वैल्यू यूज करते हैं तो उस केस में हमको ना तो प्राइमरी साइड इम्पीडेंस ना सेकेंडरी साइड की इम्पीडेंस की परवाह रहती है, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारी सेम रहती हैं। तो इसीलिए हमारे देखते हैं कि कैलकुलेशन हमारा कितना आसान हो जाता है पर यूनिट सिस्टम का यूज करके, ठीक है। तो बताइए इतनी बात क्लियर है सब लोगों को। इतनी बात क्लियर हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस तरीके से ये क्या है हमने देखा। अब एक चीज़ और ध्यान देंगे, जैसे पर यूनिट सिस्टम में एक पॉइंट और सभी लोग लिख लेंगे, याद रखना सभी लोग, कि जब भी हमारा क्या होता है कनेक्शन पर फेज अरे इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं या 3 फेज ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट यूज करते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पर फेज इक्विवेलेंट निकालते हैं ट्रांसफार्मर का। तो चाहे पर फेज हो चाहे सिंगल फेज हो, तो सॉरी पर फेज हो चाहे 3 फेज ट्रांसफार्मर हो, तो उसका जो रेटेड लाइन वोल्टेज होता है उसका रेशियो जो है 3 फेज ट्रांसफार्मर का, वो हमारा उसके कनेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो चाहे आप इस पॉइंट को नोट के फॉर्मेट में लिखना चाहो लिख लो। क्या लिखोगे, लिखिए। अच्छा, हम बोल रहे हैं आपको, पर फेज इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर ऑफ ए थ्री फेज ट्रांसफार्मर हैव ट्रांसफार्मर रेशियो equals to the rated line voltage ratio of three phase transformer
irrespective of type of connection, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उस क्वेश्चंस को हम आपको बाद में सॉल्व कराएंगे जब ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इकट्ठे हम आपको क्वेश्चन करा देंगे इसके कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और सारे क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। अगर आपने यही सब क्लियर कर लिया, इसी लेक्चर सीरीज को ही आप देख लिए, तो आपके ये मान चलिए फुल में से फुल मार्क्स भी आ जाएंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बाहर जाएगा इससे, ठीक है। तो इस तरीके से हम पर यूनिट सिस्टम के बारे में देख लिया, क्या होता है पर यूनिट सिस्टम, ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा, और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। तो आज हम लोग एक और टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो जैसे कि आज हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, जैसे रिएक्टेंस डायग्राम। क्या है ये? रिएक्टेंस डायग्राम। तो रिएक्टेंस डायग्राम क्या होता है, या हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं इम्पीडेंस डायग्राम, ठीक है। तो ये आप हेडिंग डाल लीजिए, इसको हम डेफिनेशन लिखा देते हैं और इसको समझा देते हैं। उसके बाद इसके जो न्यूमेरिकल होंगे वो हम आपको एक साथ करा देंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंस डायग्राम को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इम्पीडेंस डायग्राम भी कहते हैं। इसको और लिख लीजिए यहाँ पे, और ठीक है। तो रिएक्टेंस डायग्राम को ही हम इम्पीडेंस डायग्राम कहते हैं। तो सिंपली रिएक्टेंस डायग्राम क्या करता है कि जो पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट होता है, ध्यान से सुनिए, जो पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट होता है सिंगल लाइन डायग्राम का, उसी को हम क्या बोल देते हैं, रिएक्टेंस डायग्राम बोल देते हैं। यानी कि जो सिंगल लाइन डायग्राम हमारा बना होता है, उसी का अगर हम पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट बना दें, तो वो हमारा कहलाता है रिएक्टेंस डायग्राम। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो जो लिखाया है हमने उसको समझ लीजिए, लिख लीजिए। क्या लिखाया कि पर फेज इक्विवेलेंट, इसको शॉर्ट में लिख लीजिए, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए सिंगल लाइन डायग्राम is known as reactance डायग्राम और इम्पीडेंस डायग्राम, ठीक है। यानी कि जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है, उसका अगर हम पर फेज इक्विवेलेंट बना देते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, रिएक्टेंस डायग्राम कहलाता है या इम्पीडेंस डायग्राम कहलाता है। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे सपोज करिए सिंगल लाइन डायग्राम, हमने आपको क्या बताया कि जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो जितने भी हमारे मेन पार्ट होते हैं, जनरेटर, मोटर या लोड, या हमारा ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसफार्मर, उनको एक सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट कर देते थे एक सिंबल के फॉर्मेट में। तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिंगल लाइन डायग्राम कहलाता है। जैसे सिंपली हमने क्या किया, एक सिंगल लाइन डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक जनरेटर है, तो ये सिंबल हमने जनरेटर का बना दिया। एक बस बार बना दी, ये क्या है, हमारी बस है। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक ट्रांसफार्मर मान लिया, इस तरीके से सिंबल बना के रिप्रेजेंट कर दिया, ये बस है। और यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया क्या है, हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, ये क्या है, ट्रांसमिशन लाइन। और यहाँ से फिर हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर के बाद फिर हमने एक बस लिया, और बस से हमने क्या किया, दो लोड कनेक्ट कर दिए। तो जो दो लोड कहो, चाहे आप जनरेटर हम कहो, मान लिया हमने G1 G2 G3 हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो और इसका कनेक्शन हमने मान लिया, इसका डेल्टा है, इसका स्टार कनेक्टेड है जो कि ग्राउंडेड है ट्रांसफार्मर का, और इसका भी स्टार है जो ग्राउंडेड है, और ये डेल्टा कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर। ये है मान लिया स्टार कनेक्टेड, और ये स्टार ग्राउंडेड है, ठीक है। तो ये सिंपली हमारा क्या कहलाता है, सिंगल लाइन डायग्राम। ये हमारा क्या कहलाएगा, सिंगल लाइन डायग्राम। ये हमारा क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम। तो सिंबल के फॉर्मेट में देखिए सारे हमने क्या किए, इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, उनको सिंबल के फॉर्मेट में ट्रांसमिशन लाइन को इस तरीके से शो कर दिया है।
ये ट्रांसफार्मर का सिंबल दिया गया है ये, और सबको हमने एक लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया है सिम्बोलिकली। तो इस केस में हम इसको क्या कह देते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम। अब इसी सिंगल लाइन डायग्राम का यूज करके हम क्या बनाते हैं, रिएक्टेंस डायग्राम बनाते हैं, या हम कह सकते हैं रिएक्टेंस डायग्राम कहें या इम्पीडेंस डायग्राम कह सकते हैं। तो वो रिएक्टेंस डायग्राम और किस तरीके से बनता है, तो सिंपली क्या है, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, मान लिया जनरेटर है, तो जनरेटर का रिएक्टेंस डायग्राम कैसे बनेगा, तो जनरेटर के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट एक जनरेटर का सिंबल बनाएंगे और जनरेटर के साथ में एक इम्पीडेंस रिएक्टेंस लगा देंगे या इम्पीडेंस लगा देंगे। और इस केस में हम क्या कर देते हैं, ये हमारा बन गया इतना पोर्शन किसका, इसका इक्विवेलेंट बन गया। अब ट्रांसफार्मर का है तो ट्रांसफार्मर के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से सिंपली आप इस तरीके से बना देंगे। बताइए ये क्या है, सिंपली इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर का बना दिए। अब इसके बाद क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है, तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को सीरीज में लगा देते हैं, कैपेसिटेंस को भी लगाते हैं, लेकिन हम कैपेसिटेंस को इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कैपेसिटेंस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि कैपेसिटेंस का इफेक्ट बहुत कम होता है। तो इसके बाद ट्रांसमिशन लाइन का बन गया ये ट्रांसमिशन लाइन, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर, तो यहाँ से ट्रांसफार्मर का भी हो गया। ये हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर का बना दिया। ठीक है, इस तरीके से, और इसको देखो सही से कर लो, इसको आप लिख लीजिएगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसको समझाने के लिए आपको रफ करना पड़ रहा है। तो सिंपली हमने ट्रांसफार्मर का सिंबल बना दिया और उसके साथ में क्या है, एक इंडक्टेंस लगा दिया। ठीक, तो ये हमारा बन गया इसका और ये हमारा बन गया इसका। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब यहाँ से हम मान लेते हैं क्या है कि ये ट्रांसमिशन लाइन का हो गया, ये हो गया। अब जनरेटर का, तो जनरेटर का सिंबल कैसे बनेगा, एक सीरीज में आप क्या करेंगे, इंडक्टेंस लगाएंगे और जनरेटर को आप इस तरीके से सिंबल दिखा देंगे। फिर दूसरा जनरेटर है तो उसको फिर आप क्या करेंगे, एक सिंबल बनाएंगे रिएक्टेंस का और सिंबल बना देंगे जनरेटर का। तो इस तरीके से ये हमारा कहलाता है रिएक्टेंस डायग्राम। ये क्या कहलाएगा, यही हमारा कहलाता है रिएक्टेंस डायग्राम। बताइए इतनी बात क्लियर है। तो इस रिएक्टेंस डायग्राम में हमने सिंपली क्या किया है, जो भी हमारे सिंबल थे उनको हमने इम्पीडेंस के फॉर्मेट में, या हम कैसे रिएक्टेंस के फॉर्मेट में हमने शो कर दिया है। तो ये देखिए रिएक्टेंस के फॉर्मेट में, रिएक्टेंस के फॉर्मेट में या इम्पीडेंस के फॉर्मेट में शो किया गया है कि नहीं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिएक्टेंस डायग्राम बनाते हैं। अब इस रिएक्टेंस डायग्राम को हम सिंपलीफाइड फॉर्म में और बना सकते हैं। कैसे, सिंपली क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर वाला पोर्शन है अगर हम पर यूनिट में कैलकुलेट करते हैं तो ये इसको हम सीरीज एक इम्पीडेंस बना सकते हैं या रिएक्टेंस बना सकते हैं। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, एक रिएक्टेंस और ये सिंबल, और इसके लिए एक रिएक्टेंस इसके लिए, रिएक्टेंस इसके लिए, और ये एक रिएक्टेंस और इसका सिंबल, और यहाँ से एक रिएक्टेंस और इसका सिंबल। तो ये हमारा बन गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिएक्टेंस डायग्राम। तो ये क्या है हमारा रिएक्टेंस डायग्राम। ठीक है, अब इनकी क्या वैल्यू होगी, क्या वैल्यू नहीं होगी, तो वो डिपेंड करती है कि हमारी क्या इन पे वैल्यू होगी, तो हम आपको वो बताएंगे आप। ठीक है, सिंपली आप इतना समझिए कि रिएक्टेंस डायग्राम हमारा क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम से ही बनाया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंस के फॉर्मेट में होता है, या हम कह सकते हैं इम्पीडेंस के फॉर्मेट में होता है जो वैल्यू, उसको हम क्या कह देते हैं, सिंगल लाइन रिएक्टेंस डायग्राम या इम्पीडेंस डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इम्पीडेंस डायग्राम या रिएक्टेंस डायग्राम। अब जब न्यूमेरिकल होंगे किस तरीके से होंगे, तो बेसिकली आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा कि रिएक्टेंस डायग्राम बनाइए, कुछ वैल्यू दे दी जाएगी, तो वहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर लगभग ख़त्म होने वाला है। फिर हम उसका फॉल्ट वाला जो है पोर्शन वो हम कवर कराएंगे कि फॉल्ट कितने टाइप की होती है, क्या क्या फॉल्ट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब पिछली इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, रिएक्टेंस डायग्राम से रिलेटेड, पर यूनिट इम्पीडेंस से रिलेटेड, और जो हमारे बैलेंस सर्किट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करा देंगे और सारे टाइप को भी कवर करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ में और कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और लाइक शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।